नमस्कार दोस्तों। भाग्य बुरा हो तो संवर नहीं सकता, और अगर भाग्य अच्छा हो तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक गांव में एक जाट का घर था। खेतों में बड़ी अच्छी फसल होती, अनाज के घर में भंडार भरे रहते। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस और गाय और बैलों की जोड़ी तो ऐसी कि हल्के में किसी के पास ऐसी जोड़ी न थी। नाते रिश्तेदारों में उधार चढ़ी हुई थी। दूध दही की तो कोई कमी ही न थी। जाट हुक्का गुड़गुड़ाता खाट पर बैठा मौज करता। जाट का एक बेटा जिसे काम से कोई मतलब न था, खेलता खाता अलमस्त रहता। जाट ने भी कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहा, बस यही सोचा उम्र के साथ अपने आप ही काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते देखते ही सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि जाट तो खाट पर ऐसा लुढ़का कि फिर वापस न उठ सका। जाटनी भी घस खाकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। जाट का हलके में काफी नाम था। नाम के मुताबिक काज भी किया गया। अब जाटनी भी उधारी के बल पर बनिए से उधार सामान ले आई। बनिया भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार मानता ही था। जितना मांगा उससे दुगना चुगना तोल दिया। बढ़ चढ़कर जाट का काज किया गया। अनगिनत लोग खाना खाने आए। जाट के बेटे को इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ ही नहीं थी। काज के बाद बनिए ने खाता लिखवाया तो जाटनी की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। सारी संपत्ति लिखवाई तो बनिए से पल्ला छूटा। जाट भी खाता बही तो लिखता नहीं था, इसलिए उसके मरने के बाद कर्जदारों ने भी उसे एक धेला वापस न किया। इधर सारी उधारी डूब गई और उधर बनिए के तगाजों ने जीना हराम कर दिया। सब बेचा तो मुश्किल से पार पड़ी। देखते ही देखते अच्छे खासे घर का घरौंदा हो गया। एक दिन ऐसा आ गया कि माँ बेटे को रोटियों के लाले पड़ने लगे। फिर माँ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अब अगर तुमने होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुमसे भी तो कुछ नहीं छिपा है। बेटा कहने लगा, मैं सब समझता हूँ माँ, तुम मुझे मत समझाओ, मगर कमाने के लिए तो मैं परदेश ही जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता है। अगर तू चाहती है कि मैं रुपये कमाने परदेश जाऊँ तो सुबह 2 घड़ी रहते बाजरे की 7 रोटियां बना देना, पड़ोस से दही मांग लाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, मगर अब काका से चोगना करके नहीं दिखाया। जाटनी ने भी जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई कि समय समय की बात है। पूरे गांव में छाछ पूरती थी। आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं है। आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है बेटा, मगर परदेश में होशियारी से रहना। अगली सुबह जाट का बेटा समय रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हुआ। गांव के बाहरी हिस्से में बनिए की हवेली बनी थी। पहले तो जाट का बेटा सीधा वहां पहुंचा और बनिए से एक रस्सा मांगा। पहले तो बनिए ने ना नुकुर की, मगर फिर कुछ सोच साच करके रस्सा उसे दे ही दिया। उसके बाद जाट के बेटे ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह पर चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी लड़के ने अपने खेस के पल्ले बांध लिया। गांव से 3 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। उसे इस बात का पता तो था नहीं, इसीलिए वहीं बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा ली तो फिर क्या खाऊंगा। इसलिए वह यही सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को घटक जाऊं। इसी तरह उसने जोर जोर से 3-4 बार कहा। अब बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 को गटकने की बात सुनकर 7 भूत थर थर कांपने लग गए। सोचने लगे, आज तो बड़ी बला आ गई है।
जो हमें गटकने की बात कर रही है। भूतों के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और डपट कर कहने लगा, कौन है? जाट का बेटा भी कम न था, निडर होकर जोर से बोला, मैं कौन हूँ अभी पता चल जाएगा, पर तुम बताओ तुम कौन हो? भूतों का मुखिया बोला, हम भूत हैं। जाट का बेटा बोला, तो फिर मैं हूँ महाभूत। बहुत दिन हुए तुमने खूब मनमानी कर ली, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही जाऊंगा। अब तो मुखिया का कलेजा डर के मारे हलक में आ गया। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो अपनी निशानी बताओ, नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। फिर भूतों के मुखिया ने अपने शरीर से एक जूं तोड़ी और ऊपर उछालकर कहा, हमारी जूएं इतनी बड़ी। जाट के बेटे ने जूं को ध्यान से देखा कि ये जूं तो मेंढक जितनी बड़ी है। तभी उसने अपने खेस के पल्ले से कछुआ निकाला और जल्दी से कछुए को धम से बावड़ी में गिरा दिया और फिर कहा, ये मेरी जुएं हैं। जब मुखिया ने जाट के बेटे की जुएं देखी तो डर के मारे कांपने लगा और उसका कलेजा दहल गया। फिर वह सोचने लगा, हाँ है तो कोई महाभूत। इतना सोचकर वह डर से दूसरे भूतों की तरफ देखने लगा। तब फिर एक दूसरे भूत ने खखारा और उस खखार को बाहर फेंक दिया और फिर उससे कहा कि हमारा खखार इतना ज्यादा। चौधरी का बेटा दही की हंडिया की ओर देखकर सोचने लगा, अब डरा तो मरा। उसने तो झट दही की हंडिया को बावड़ी में पटक कर कहा, मेरा खखार इतना ज्यादा। अब दूसरे भूत का दिल भी बैठ गया। तब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे और इतने लंबे। लंबे और उंगली जितने मोटे बाल देखकर जाट के बेटे ने कलाई जितने मोटे रस्से को झट बावड़ी में फेंक कर कहा, मेरे बाल इतने लंबे और मोटे। जैसे ही रस्सा बावड़ी में गिरा तो ऐसी जोरदार छपाक की आवाज हुई कि सारे भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत को कोई नहीं टाल सकता था। छपाक की आवाज थमी तो जाट के बेटे ने फिर कहा, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं। फिर तो भूत भी डरे। उन्हें फिर कोई विवाद न किया। वे सब बातें करने लगे, लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। एक बोला, अगर हम सबको खाए तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे ने कहा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता हम लालच देंगे तो शायद यह मान ही जाए। फिर एक भूत जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपना मुंह का स्वाद खराब करना चाहते हो? हम आपको एक जादुई कढ़ाई देते हैं जिसमें तुम मन चाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे तो भी पकवान खत्म नहीं होंगे। कढ़ाई देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब कहीं जाकर जाट का बेटा कढ़ाई लेने के लिए राजी हुआ। कढ़ाई लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चला। बावड़ी से थोड़ी ही दूर एक बरगद का पेड़ था। अब वह थोड़ा सुस्ताने के लिए उसके नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि दिन के उजाले में घर गया तो लोग शायद उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाई कर लाया। इतना सोचकर वह दिन भर उसी बरगद के नीचे बैठा रहा। सांझ ढले, अंधेरा छाने लगा तो वह कढ़ाई लेकर घर की ओर चल पड़ा। बनिए की हवेली के किवाड़ उसने खुले दिखे तो कढ़ाई को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा। बनिए से बावड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा दर्शाते ही भांति भांति के पकवान अपने आप ही कढ़ाई में तैयार हो गई। जब बनिए ने कढ़ाई की ये माया देखी तो वह दंग रह गया। आश्चर्य के बाद उसे लालच आ गया कि इस कढ़ाई से तो लाखों कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ जाए तो पूरे मुल्क को दोनों समय भरपेट खाना खिलाया जा सकता है और फिर जब बरसात होगी तो वसूल भी कर सकता है। ब्याह शादी में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है और ऊपर से खर्चा पानी भी कुछ नहीं। अगर किसी तरह यह कढ़ाई कब्जे में आ जाए तो मज़ा आ जाए। बनिए ने झट दिमाग लड़ाया और जाट के बेटे को बहला फुसलाकर रात को हवेली में ठहरने के लिए राजी कर लिया। रात में जब जाट का बेटा बेसुध होकर नींद में खर्राटे भरने लगा तो बनिए ने चुपके से कढ़ाई बदल ली
पो फटने पर जब जाट के बेटे की आँख खुली तो अचकचाकर उठ बैठा और कढ़ाई को लेकर बगल में दबाए बनिए से बिना कुछ कहे सुने माँ को खुशखबरी सुनाने की उमंग में चल पड़ा। बेटे की आवाज़ सुनी तो जाटनी ने झट दरवाज़ा खोला और घबरा कर पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? बेटा मुस्कुराकर बोला, माँ मैं एक दिन में इतना कमा लाया हूँ कि दुनिया का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात सुनाई तो माँ को तनिक भी विश्वास न हुआ। फिर बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाने के लिए कढ़ाई को सामने रखने के लिए कढ़ाई को सामने रखकर खाने की इच्छा दर्शाई, मगर कढ़ाई खाली की खाली रह गई। बेटे का मुंह तो उतर गया, उधर बेटे का भी मुंह उतर गया। उसे अब भूतों के छल पर बड़ा गुस्सा आया। जाट का बेटा भी भूतों को सबक सिखाने के इरादे से उसी बावड़ी के पास जा पहुंचा। फिर जोर जोर से कहने लगा, 1 खाऊं 2 खाऊं या 7 को घटक जाऊं। भूतों को तो पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते कहने लगे, अन्नदाता थोड़ा सब्र रखें, अगर हमसे कोई कसूर हुआ है तो हमें बताएं। भूतों की नब्ज तो जाट के बेटे की पकड़ में आ ही गई थी। अब भला वह क्यों पीछे रहने वाला था? दहाड़ कर बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने मुझसे धोखा क्यों किया? अगर अपनी पर आ गया तो यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा। भूत हाथ जोड़कर सोने की मेंगनी करने वाली बकरी जाट के बेटे को देने लगे। जाट के बेटे ने भी बकरी की परख की तो उसे भूतों पर यकीन हो गया। फिर वह बकरी को लेकर गांव की ओर चल दिया। बनिया भी अब उसे गली में ही मिल गया। चीकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसे अपनी हवेली ले गया और कहने लगा, अरे चौधरी, तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कह देते, एक की जगह 7 भैंसें बाड़े में बंधवा देता। जाट के घर यह बकरी शोभा नहीं देगी। जाट के बेटे ने तो बिना सोचे समझे कह दिया कि सेठ जी, यह कोई मामूली बकरी नहीं है, यह तो सोने की मेंगनी देने वाली बकरी है। बनिए ने मुंह पिचका कर कहा, जा रे बावले, ऐसा भी कहीं होता है? लड़का कहने लगा, अपनी आंखों से थी तो गडरिए उन्हें लिए जंगल जंगल क्यों डोलते? जाट के बेटे से अब चुप न रहा गया। उसने बकरी का चमत्कार दिखा दिया। वैसे तो बनिए को पूरा विश्वास था, मगर मन की बात होठों पर लाए तो वह बनिया ही कैसा। रात को फिर बनिए ने जाट की चारपाई से दूसरी बकरी बांध दी। अगली सुबह फिर माँ को बकरी का चमत्कार दिखाते समय फिर उसे नीचा देखना पड़ा। बकरी ने तो दूसरी बकरियों की तरह मेंगनी कर दी। माँ फिर बोली, बेटा, आज के ज़माने में आदमियों का ही भरोसा नहीं तो भूतों का क्या भरोसा करना। इन परपंचों में मत पड़ो और सीधा कमाई का जुगाड़ करो। जाटनी की आंखों से आंसू छलक आए और बोली, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते? मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था, वह किसकी बात मानता भला? बिना कुछ कहे सुने छाबड़े से 7 रोटियां लेकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़कते हुए बोला, 1 खाऊं 2 खाऊं या 7 को घटक जाऊं। भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ कहने लगे, चौधरी, अब क्या कसूर हुआ है हमसे? अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। जाट के बेटे ने गालियां निकालते हुए कहा, चांडालो, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते? धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस तुम्हें क्या बतलाऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बात बताइए कि आप यहाँ से सीधे घर जाते हैं या रास्ते में कहीं रुकते भी हैं? जवाब देते समय जाट का माथा ठनका और उसने कहा कि 5-7 घड़ी बनिए की हवेली में रुकता हूँ बस, पर इससे तुम्हें क्या? भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा छल नजर आए तो जैसी आपकी इच्छा हमें मारना या खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी, हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दे दी और कहा कि छेनी से हथौड़े पर 3 बार चोट करने से
संगमरमर का महल तैयार होगा। 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी बनिए के छल का पता लगाएगी। रात को जाट का बेटा छेनी, हथौड़ा और कांटेदार टहनी लिए बनिए की हवेली से निकला। बनिए की हवेली के पास से निकला तो बनिए ने उसका रास्ता रोककर कहा, चलो चौधरी, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। ना चाहते हुए भी जाट हवेली चला गया। छेनी हथौड़े को देखकर बनिया कहने लगा, भले आदमी, चौधरी का बेटा होकर ये सिलवटों का काम कब से करने लगा। जाट के लड़के ने छेनी हथौड़े के गुणों का बखान किया तो बनिए ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन में उसे पूरा विश्वास भी था। आधी रात ढली तो बनिए ने छेनी हथौड़े को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया। अपने आप ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ने लगी। बनिया जोर जोर से चिल्लाने लगा तो जाट की नींद खुल गई। तब तक उसका सारा शरीर कांटों से बिंध गया था। टहनी अब भी वैसे ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ रही थी। बनिए ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी, तेरे पैर पड़ता हूँ, मेरे प्राण बचा लो। जाट मुस्कुराया और कहने लगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अब बता मेरी बकरी और कढ़ाई कहाँ है। बनिए ने फिर कहा, ये कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफ़ी दे दे। चौधरी, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बनिए ने बिना कुछ कहे सुने झट से बकरी और कढ़ाई जाट को लाकर दे दी। टहनी अब भी अपना जलवा दिखा रही थी। बनिए की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली के परिवार के दूसरे लोग भी इकट्ठे हो गए। जाट का बेटा बोला, तूने मेरी माँ से बेईमानी से जो माल हड़पा है पहले उसे वापस कर दे, तभी यह टहनी रुकेगी। बनिए ने सारा माल जाट के बेटे को वापस किया तो जाट के बेटे ने 3 बार रुकने को कहा, तब जाकर कांटेदार टहनी रुकी। सुबह बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाए तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। आन की आन में सोने का महल बन गया। मनसा दर्शाते ही कढ़ाई में मन चाहे पकवान तैयार हो गई। बकरी सोने की मेंगनी करने लगी। जाट के बेटे ने तो पूरे हलके का दुख दरिदर दूर कर दिया। सब उसकी बड़ाई करते न थकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।